नमस्कार दोस्तों, इस परिवार में मैं शिखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह आज भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल भी रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल आपने देखा कि एक बहुत ही शानदार क्लास हमने किया हुआ था। तमाम सारे दुर्लभ प्रकार के अभिलेखीय तथ्यों पे कल हमने एक प्रश्नोत्तर अभ्यास की क्लास किया हुआ था और आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि तमाम सारी ऐसी जानकारी मिली होगी जो कि आप में से अधिकांश लोगों के लिए पहले से चिर परिचित नहीं रहा होगा। मैंने आपको कल भी कहा हुआ था कि आगे भी लगातार ऐसी हम लोग कक्षाएं करते रहेंगे। एक दो दिन के बाद ही आपको कुछ एक क्लास ऐसी देखने को मिलेगी जिसमें हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत तमाम सारी शब्दावलियां या कुछ संज्ञानात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है, उनके अर्थ क्या निकलते हैं। लगातार एक या दो प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं, उससे रिलेटेड एक क्लास हम लोग करेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा है और मैं दावे से कहूंगा कि कम से कम 100 ऐसे संज्ञानात्मक शब्दों पे हम लोग बात करेंगे और उनके अर्थ क्या निकलते हैं। जब इस तरह की बातें होंगी तो आपको लगेगा कि 100 में से हमें तो सिर्फ 5 ही पता था, हमें 10 ही पता था। तो एक प्रयास 2-3 दिन के भीतर वह आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार प्राचीन भारत हो चाहे मध्य भारत हो का इतिहास हो, प्राचीन या मध्य भारत में बहुत सारे ऐसे स्थान रहे जिन्हें वर्तमान में अब उन नामों से नहीं जाना जाता है। एक प्रश्न इस रूप में भी पूछे जाते हैं और कम से कम ऐसे 500-600 की संख्या में स्थान होंगे। थोड़ा सा छटनी करके कम से कम 150-200 जो सबसे ज्यादा प्रामाणिक दिखाई देंगे, उस पे भी हम लोग क्लास करेंगे। फिर इसी कड़ी में हम लोग कुछ ऐसी क्लासेस भी करेंगे जो आमतौर पे टीचर्स के द्वारा क्लासेस में नहीं पढ़ाए जाते हैं। हम लोग लेकिन ऐसे ऐसे कुछ तथ्यों को, ऐसी ऐसी बातों को, जानकारियों को खोज खोज करके अध्ययन अध्यापन करने का प्रयास करेंगे। तमाम सारी जानकारी कलात्मक संदर्भ में प्राचीन भारत में देखने को मिलती है और मैं दावे से कह सकता हूं बहुत न्यून जानकारी है, हमारी बहुत कम जानकारी है। तो पूरे प्राचीन भारत से संबंधित कम से कम 3-4 क्लास इस संदर्भ में भी हम लोग करेंगे। सिर्फ कलात्मक पुरावशेष संबंधी जानकारी होगी उन क्लासेस में। और जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में यहां से प्रश्न आते हैं और स्पेशली टॉपिक से रिलेटेड न होकर के इनको एक अलग चैप्टर के तहत ही अध्ययन करना चाहिए, कला संस्कृति के संदर्भ में अध्ययन करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि विगत परीक्षाओं को ध्यान में रख करके और आगामी संभावित प्रश्नों को ध्यान में रख करके इतिहास के ऐसे जो कुछ दुर्लभ टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं, उस पर भी हम लोग पैनी निगाह रखने का प्रयास करेंगे और हमारी ओर से कोशिश यही होगी कि आगामी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न संभावित होंगे ही। तो वो जो कुछ कठिन प्रतीत होते हैं, ऐसे प्रश्न जो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलने के बाद लोगों की जुबान से निकलता है कि न जाने कहां कहां से प्रश्न पूछ ले रहा है, जब आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो इस प्रकार की कोई समस्या न पैदा हो, पैदा भी हो तो बहुत कम पैदा हो,
आपके अन्य कंपटीटर्स की तुलना में, इस बात का ध्यान मुझे बखूबी है। और लगातार क्लासेस के माध्यम से, मतलब जो एक कंटिन्यूटी में क्लास चल रही है, उससे इतर 2-2 3-3 दिन का गैप करके इस प्रकार के क्लासेस भी आपको मेरे द्वारा देखने को मिलेंगी। कुल मिला-जुला कर के प्रयास मेरा यह है कि मैं 2024 में इतना बेहतर कर जाऊं, अभी तक का अपने अध्यापन कार्य के अंतर्गत जितनी मेहनत मैंने कभी नहीं किया हुआ है, उतनी मेहनत मैं कर जाऊं, उतना अध्यापन करा जाऊं। और अगर ऐसा हो जाता है तो यह मान करके रहिएगा कि दुर्लभ फिर आपके लिए नहीं रह जाएंगी 95% बातें इतिहास की। और अगर मैं इस स्तर पे सोच रहा हूं और मैं ऐसा काम कर जाता हूं, तो आप कितने ज्यादा लाभान्वित होंगे, आप इस बात को समझ सकते हैं। पेड बैच में लगातार हम लोग पाषाण काल से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। मध्यकालीन भारत की भी क्लासेस उपलब्ध हो ही रही हैं। तो 2 खंड लेकर के हम लोग चल रहे हैं। पाषाण काल के अंतर्गत बहुत विधिवत रूप से हम लोग, और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपने निश्चित रूप से इस रूप में, इस अंदाज में, इस विस्तार और गहराई के साथ पाषाण काल का अध्ययन नहीं किया होगा। न सिर्फ पाषाण काल, बल्कि यह तो आप समझते हैं ना कि पाषाण काल उन टॉपिक्स में से है जिसे आमतौर पे लोग कठिन मानते हैं। या तो दक्षिण भारत संगम काल, चोल, पल्लव, चालुक्य, या फिर विजयनगर, या फिर पाषाण काल, यह कुछ ऐसे भारतीय इतिहास के अध्याय हैं जिन्हें आमतौर पे लोग कठिन मानते हैं, कम जानकारी रहती है। लेकिन मैं आपसे अगर पूछूं कि आप जितना मेरे साथ अभी तक पाषाण काल पढ़े हैं, क्या इससे बेहतर भी कभी आपने अध्ययन किया था? मैं जानता हूं आप कहेंगे नहीं। क्या इतने सिस्टमेटिक तरीके से, क्रमवार तरीके से सारी छोटी बड़ी बातें आप समझ पा रहे हैं? आपका उत्तर होगा हां। लिखिएगा जरूर। मैं ये समझ रहा हूं क्योंकि मुझे यह पता है, कोई भी टीचर जब क्लास लेकर के बाहर निकलता है ना, क्योंकि यह वनडे वाली स्थिति तो है नहीं कि आए कुछ भी पढ़ा करके चले गए। यह भारत देश की सबसे बड़ी परीक्षाओं के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और कोई भी टीचर जब क्लास लेकर के बाहर निकलता है तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में 2-4 मिनट तो यह बात चलती ही है कि आज की क्लास जो हुई, क्या वह पर्याप्त थी? मैं जब क्लास लेकर के निकलता हूं तो निश्चित रूप से मुझे थोड़ी सी आश्वस्ति रहती है कि आज की क्लास से निश्चित रूप से बच्चों को काफी ज्यादा फायदा होगा। और यदि मैं संतुष्ट हूं तो निसंदेह आपको तनिक भी सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वास्तव में कुछ और भी पढ़ने की जरूरत है क्या। तो मैं अगर निश्चिंत हूं तो आपको पूरी तरह से निश्चिंत रहने की जरूरत है। मैंने पहले भी कहा हुआ है कि जब आप मेरे साथ अध्ययन कर रहे हैं तो आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्लास देखना है, बातों को समझना है, जानना है। मैं अपना जो हैंड रिटेन नोट्स उपलब्ध करा रहा हूं उसको याद करते चले जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। और यदि इसके अलावा आप कुछ कर रहे हैं तो अपना समय ही नुकसान हो रहा है। हालांकि आप यह निश्चित रूप से जानते हैं कि एक अच्छी चीज को एक से अधिक बार पढ़ें वो ज्यादा अच्छा होता है बनिस्बत इसके कि एक एक बार 10 चीजों को पढ़ा जाए।
मैंने आपको पहले भी कहा हुआ है कि आपको जो विषय वस्तु मैं नोट्स के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूं पेड क्लासेस में, इतना पर्याप्त है कि आप आगे पीछे मॉडल पेपर कुछ भी उठा करके देखिए, सब का सब बन रहा होगा। और उससे आगे जो अभी संभावित होंगे प्रश्न, नए नए कैसे कैसे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, वह भी आपको बताने का प्रयास करता हूं। वो सब कुछ बहुत आसान प्रतीत हो रहा होगा। कुल मिला करके रास्ता बहुत आसान सा दिखाई दे रहा होगा। बस ऐसे ही डे बाय डे, थोड़ा थोड़ा जब हम लोग अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे ना, एक दिन ऐसा आएगा, कम से कम 5 महीने, कम से कम 5 महीने, एक दिन ऐसा आ जाएगा जब आपको लगेगा कि आपसे बेहतर इतिहास की तैयारी किसी की नहीं है। ये सारी बातें समय समय पे मैं इस वजह से कहता हूं क्योंकि इसका एक प्रमुख कारण है। क्या? यह कि आपको याद है कि जब सिकंदर भारत आया था तो कितना उबाऊ थकाऊ रहा होगा उसकी पूरी योजना और उसके क्रियान्वयन के तरीके। एक भारी सी फौज, संख्या बल में ज्यादा, नेतृत्व करते हुए सिकंदर अपने सेनापतियों, सैनिकों को साथ लेते हुए, मोटिवेट करते हुए भारत की सीमा तक आ गया, भारत की सीमा में प्रवेश भी कर गया पश्चिमोत्तर क्षेत्र में। आप सोच सकते हैं कि यूनान से लेकर के उस समय काल में, ईसा पूर्व की बातें हैं ये, जब परिवहन यातायात के साधन आसान नहीं थे, न के बराबर थे। वह सोच सकते हैं कि एक तो विषम परिस्थिति में यात्रा करना सैनिकों का, दल बल में ज्यादा संख्या, समय समय पे छोटे बड़े विपक्षी राजाओं, उनकी सेना के साथ युद्ध करना, थकना, घायल होना, फिर तैयार होना, फिर अगले युद्ध के लिए आगे बढ़ना, वास्तव में कितना कठिन रहा होगा। और यह सब हम लोग कितनी आसानी से 10 मिनट का, 15 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का समय देते हैं और सिकंदर को पढ़ जाते हैं। और परीक्षा उपयोगी जो भी बातें होती हैं उनको हम लोग याद कर लेते हैं। लेकिन कभी गौर किया है क्या कि इतनी महत्वपूर्ण बात को सिर्फ आधे घंटे में ही क्या समेटा जा सकता है? क्या क्या हमें सिर्फ आधे घंटे ही समय देना चाहिए क्या? कितनी महान बात रही है जब हम पर्टिकुलर किसी चीज पर फोकस्ड होते हैं ना, जब गौर करते हैं ना, तो उसकी गहराई का अंदाजा होता है, हमें उसके मर्म को हम लोग समझ पाते हैं कि वास्तव में कितना दुरूह कार्य रहा होगा। और ऐसा तो है नहीं कि सिकंदर या इस प्रकार के नेपोलियन कह लें, भारत में समुद्रगुप्त कह लें, चंद्रगुप्त द्वितीय कह लें, अशोक कह लें, आदि आदि बहुत सारे लोग, अनगिनत लोग विश्व इतिहास में चाहे भारत के इतिहास में कितनी विषम परिस्थिति में कैसे कैसे कार्य कर गए, आसान नहीं रहा होगा तनिक भी। लेकिन हम लोग थोड़ा थोड़ा समय दे करके वो जानने का, समझने का प्रयास करते हैं जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते इतिहास तो हमें जीवन दर्शन का ज्ञान कराता है ना। हमें उस मर्म को समझने की जरूरत है, उस दर्द को समझने की जरूरत है। सिकंदर यूनान से भारत तक चला आया, कैसे चला आया? वह निश्चित रूप से कुछ न कुछ मूल मंत्र अपने सैनिकों के कान तक पहुंचाता रहा होगा। वह कुछ न कुछ ऐसा गुरु ज्ञान देता रहा होगा टॉनिक के रूप में कि उसकी बातों में सेना रहती होगी, आ जाती होगी, और जैसा वो कहता जा रहा था वैसे वो करते चले जा रहे होंगे। नहीं,
कुछ ना कुछ तो खास बात वह कहता होगा। वो मोटिवेशन जो था वह महत्वपूर्ण था। मैं ये कह रहा था कि आपको समय समय पे इस तरह की बातें मैं क्यों कहता हूं, उसके पीछे यही कारण है। सिर्फ पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, उतने से आप सोचें कि हम आसानी से परीक्षा पास कर लें, नहीं। अपनी पढ़ाई के साथ जब तक इमोशन को नहीं जोड़ेंगे, अपनी भावनाओं को नहीं साथ में समेटेंगे, पढ़ने का जो मजा होता है ना, जो अट्रैक्शन होता है ना, जो भावनाएं पैदा होती है ना कुछ कर गुजर जाने की, वो नहीं पैदा होगा। सूखा सूखा, नीरसता भरा हमारा काम होता रहेगा। समरसता लानी है, रस पैदा करना है, तो निश्चित रूप से भावनाओं के साथ अध्ययन करना है। और वही भावनाएं जगाने के लिए आपके अंदर सिकंदर मौजूद है, सिकंदर जैसी बातें आपके अंदर हैं, या आपको समय समय पे याद दिलाने के लिए, या एक छोटी सी चाणक्य नीति के तहत गुरु ज्ञान आपको देने का प्रयास करता हूं कि आप मेरे वह शिष्य हैं जो यह काम करके दिखाएंगे कि हम पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ रहे हैं और हम परीक्षा पास करेंगे ही करेंगे, इसमें तनिक भी दो राय नहीं है। आज अभी 1 घंटे पहले राजस्थान से फोन आया, संभवतः क्लास देख भी रहे होंगे, रतन जी का, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट के संदर्भ में बात कर रहे थे मेरे से। 2 बार उनसे बात हुई, और सोचिए समझिए, प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, कभी भी मिल सकती है। बातें उनकी कितनी अच्छी लगी मुझे कि मैं आपको बता रहा हूं, प्रेषित कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। मन बड़ा ही खुश हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे टॉप करना है, मन और ज्यादा खुश हो गया। मैंने उनसे कहा मुझे तो आप जैसे लोग ही चाहिए। कितनी बड़ी बात है, आम लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है, लेकिन उनके लिए बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता ही ऐसी है कि उनको टॉप करना है, और टॉप करने के लिए जो भी प्रयास करने होंगे वो करेंगे ही करेंगे। मैं क्या कहता हूं आपको कि अपना दायरा व्यापक करने की जरूरत है। दायरा कहने का मतलब अपने मस्तिष्क का दायरा, अपनी सोच का दायरा। हमें उसका फलक जो है बहुत विस्तृत रखना है कि सारी की सारी चीजें छोटी महसूस हो। कई बार मैं उदाहरण भी देता हूं, कोई एक जीव जंतु देख ले, कोई स्नेक देख ले व्यक्ति, कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ लोग अच्छा अभी देखते हैं, तुम्हें अंतर है। तो प्रेरणा हमें स्वयं से मिल सकती है, कुछ अच्छी बातों को सुन करके, पढ़ करके, जान करके मिल सकती है। इन सारी बातों के माध्यम से आपको सिकंदर बनने की प्रेरणा देता हूं। रतन जैसी सोच पैदा हो, उसकी प्रेरणा देने का प्रयास करता हूं। कुल मिला जुला करके जिस आशा, विश्वास, उम्मीद के साथ आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वह निश्चित रूप से आपकी उम्मीद पूरी हो जाए, आप सफलता हासिल कर लें। इन सारी बातों का प्रयास यही है कि ऐसा हो जाए, क्योंकि ऐसा अगर हो गया ना तो जीवन में न जाने कितना गुणात्मक परिवर्तन आ जाता है। जो हम लोग इस बात को लेकर के अध्ययन करते हैं ना, पाषाण काल पढ़ रहे हैं, स्थायी जीवन कब शुरू होगा? नव पाषाण काल में। करोड़ों वर्ष लग गए स्थायित्व प्राप्त करने में, करोड़ों वर्ष लग गए मानव जाति को। आप सिंगल एक पर्सन हैं, आपके जीवन में स्थायित्व आ जाए, मेहनत तो करना पड़ता है ना भाई। एक लंबी प्रक्रिया होती है ना स्थायित्व लाने के लिए। हम अंबानी अडानी के परिवार से हैं नहीं,
हम जन्मजात इस ऐसे परिवार से संबंधित नहीं हैं कि भगवान ने हमें राजभोग जैसी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। हमें तो मेहनत करना है, और इस कदर मेहनत करना है कि हम मन वांछित सफलता प्राप्त कर ले। मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है, और 3, 4, 5 पीढ़ी के लिए हम कुछ करके जाएंगे। सुनहरे अक्षरों में नाम याद किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे हमारे कोई पूर्वज किसी पीढ़ी में कोई ऐसा काम करके गए हों, और समय समय पे मैं आप उनका उदाहरण दे करके यह जताने का प्रयास करता हूं, मैं उसी परिवार का हूं। गर्व, गौरव की अनुभूति। हम लोग निश्चित रूप से ऐसा कर जाएंगे। शर्त एक छोटी सी हमेशा की तरह, जो आपको याद दिलाता हूं, रोज थोड़ा 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 अगर पढ़ते चले जाएंगे ना, तो निसंदेह ऐसा हो जाएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लेट मी डिसाइड, मुझे वह डिसाइड करने दें, मुझे बताने दें। आपकी सिर्फ एक जिम्मेदारी, सिर्फ मेरे द्वारा जो कुछ उपलब्ध कराया जा रहा है, बिल्कुल आंख मूंद करके, ब्रह्म वाक्य मान करके, विश्वास के साथ बस एक रस में काम करते चले जाना है। निसंदेह वह दिन आएगा इस वर्ष कि आपने जो कुछ सोचा हुआ है वह निश्चित रूप से आपको हासिल हो जाएगा। इन बातों के साथ आज की शुरुआत करते हैं। मध्य पाषाण काल। सुबह थोड़ा सा स्वास्थ्य अनुकूल नहीं लग रहा था, तो पेड बैच 12, 12:15 बजे का टाइम होता है। ठंडी वंडी कुछ ज्यादा महसूस हो रही थी, तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि शाम को ही क्लास करते हैं और क्लास पब्लिक कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हाँ भाई, क्या लिख दिया? ठीक है, एक बार जानकारी कर लीजिए शालिनी जी, ऑफिस वाले, मेरा काम होता है पढ़ाने का, ऑफिस वाले जो काम है ना, वो लोग हैं वहां पे, वहां से जानकारी कर लीजिए, उन्हीं लोगों को सारी जानकारी होती है, ठीक है। चले शुरुआत करते हैं। अब देखें ध्यान से, एक बार में सारा का सारा कॉन्सेप्ट, जब यह आप लोग पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि शायद पाषाण काल ही आसान है, हड़प्पा, वैदिक, मौर्य यही शायद कठिन होते हैं। लेकिन वास्तव में जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ते जाएंगे सब बहुत आसान महसूस होगा। क्रमवार तरीके से बस अध्ययन करने की जरूरत है, सारी छोटी बड़ी बातों को जानने की जरूरत है। मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल, 3 भाग में बंटवारा। पूरा पाषाण पे बहुत अच्छे से जानकारी हासिल कर लिया है। मध्य पाषाण काल की जब हम लोग बात करते हैं, तो पहली बात यह निकल करके आती है कि इस काल खंड के लिए कुछ नामों का प्रयोग किया जाता है, कुछ अलग संज्ञाओं का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मध्य पाषाण काल के लिए हम लोग अनुपुरा पाषाण, अनुपुरा पाषाण काल शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग मध्य पाषाण काल के लिए महापाषाण, महापाषाण शब्दावली का भी प्रयोग करते हैं। हम लोग आद्य नवपाषाणिक शब्द का भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा हम लोग इसे संक्रमण काल के तौर पर भी जानते हैं। संक्रमण काल, संक्रमण काल कहने का मतलब क्या? संक्रमण काल कहने का मतलब पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच का ये जो समय काल है मध्य पाषाण काल का, तो यह संक्रमण की स्थिति पैदा करता है खंड के बीच। तो संक्रमण काल के तौर पे भी मध्य पाषाण काल को जाना जाता है। जी जी जी, ठीक है। तो
चार अलग से नाम हमने बताया मध्य पाषाण काल के लिए: अनुपूरा पाषाण काल, महापूरा पाषाण काल, महापूरा पाषाण काल, आद्य नव पाषाणिक काल, संक्रमण काल। ये चार अलग से नाम हैं इस कालखंड के लिए। क्लियर होगी बात। दूसरी बात, कुछ आधारभूत तथ्य हैं जो कि निश्चित रूप से कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं। कॉन्सेप्ट का निर्माण करते हैं क्या, वो देखते हैं। आपको जानकारी है कि लगभग 10,000 12,000 वर्ष पूर्व, लगभग 10,000 12,000 वर्ष पूर्व क्या होता है? प्लीस्टोसीन एज का अंत होता है। नहीं, पूरा पाषाण काल का अंत होता है। नहीं, प्लीस्टोसीन एज का अंत हो रहा है, हिंदी में पूरा पाषाण काल का अंत हो रहा है, हिंदी में हिमयुग की समाप्ति हो रही है। नहीं, लगभग 10,000 12,000 वर्ष पूर्व पूरा पाषाण काल का अंत हो रहा है, प्लीस्टोसीन एज का अंत हो रहा है। नहीं, इसके साथ साथ हिमयुग की भी समाप्ति हो रही है। और किन नए युगों की शुरुआत हो रही है? प्लीस्टोसीन के बाद होलोसीन, होलोसीन एज की शुरुआत हो रही है। मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा अत्यंत नूतन काल की शुरुआत हो रही है। क्लियर है बात? तो पहले भी हमने अच्छे से इन बातों को समझा हुआ है। अर्थात प्लीस्टोसीन एज का अंत हो रहा है लगभग 10,000 12,000 वर्ष पूर्व, पूरा पाषाण काल का अंत हो रहा है। अंतिम जो क्वाटरनरी, कुल 5 भागों में हिमयुग बांट करके आपको बताया हुआ था, पांचवा जो अंतिम है क्वाटरनरी, लगभग 10,000 12,000 वर्ष पूर्व हिमयुग की समाप्ति भी होती है, पांचवें अंतिम। और जब यह कालखंड समाप्त हो रहा है तो कुछ नया कालखंड जो नाम दिया गया है उसकी शुरुआत हो रही है। क्या शुरुआत हो रही है? लगभग 10,000 12,000 वर्ष पूर्व होलोसीन, प्लीस्टोसीन के बाद होलोसीन की शुरुआत हो रही है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल की शुरुआत हो रही है, मोटे तौर पे लगभग 10,000 12,000 वर्ष पूर्व। क्यों? क्योंकि पूरा पाषाण काल के तीनों कालखंड समाप्त हो गए, उच्च पूरा पाषाण काल का अंत हो रहा है। नहीं, इसके साथ साथ अत्यंत नूतन युग की शुरुआत हो रही है। अब यह जो हम जानते हैं कि एक सीन खत्म हो रहा है, दूसरे सीन की शुरुआत हो रही है, एक घटनाक्रम समाप्त हो रहा है, दूसरे की शुरुआत हो रही है, कुछ न कुछ तो ऐसा कारण रहा होगा जिसकी वजह से कुछ परिवर्तन आया होगा, और उस परिवर्तन की वजह से ही अलग अलग कालखंड में बांट दिया गया। जैसे आज 10,000 वर्ष पूर्व है, कल 9,000 वर्ष पूर्व हो जा रहा है, तो आज वाला हमारा पूरा पाषाण है और कल वाला 9,000 वर्ष पूर्व वाली स्थिति मध्य पाषाण युग के नाम से जानी जा रही है। मतलब आजकल का अंतर। लेकिन यह अंतर क्यों? तो कुछ न कुछ तो परिवर्तन हुआ होगा। तो परिवर्तन किस प्रकार का हमें देखने को मिला? तो सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ, आपको याद है, हिमयुग की समाप्ति हो चुकी है तुरंत ही। हिमयुग की समाप्ति हो रही है। अब हिमयुग की समाप्ति हो रही है तो प्रश्न यह बनता है कि हिमयुग की समाप्ति क्यों हो रही है? हिमयुग की समाप्ति क्यों हो रही है? तो इसका कारण होगा कि भाई मौसम, अर्थात जो जलवायु है, मौसम किसी क्षेत्र विशेष के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है और एक व्यापक स्तर पर उसी मौसम को बताने के लिए जलवायु शब्द का प्रयोग किया जाता है। मौसम स्थानीय होता है, जलवायु वैश्विक हो सकता है, महाद्वीपीय हो सकता है, दोनों में अंतर है थोड़ा सा। हिमयुग की समाप्ति हो रही है
तो प्रश्न यह कि हिमयुग की समाप्ति क्यों हो रही है? क्योंकि अब जलवायु जो है थोड़ी सी शुष्क एवं आर्द्र हो रही है, शुष्क और आर्द्रता आ रही है जलवायु में, हिमयुग की समाप्ति हो रही है। क्योंकि शुष्क और आर्द्र जलवायु की स्थिति पैदा हो रही है, और जब शुष्क और आर्द्र प्रकार की जलवायु पैदा हो रही है तो निश्चित रूप से जो धरातल पर, पृथ्वी की सतह पर जो बर्फ रही होगी, बर्फ क्या करेगी? पिघलेगी। बर्फ पिघली, गर्माहट थोड़ी सी आई तो बर्फ पिघली, और जब गर्माहट आई और थोड़ी सी आर्द्रता भी मिल गई तो न सिर्फ बर्फ पिघली बल्कि अब अच्छी वर्षा भी हो रही है, अच्छी वर्षा भी हुई, पानी की बूंद अब गिर रही है, पानी की बूंद गिर रही है, बर्फ पिघल रही है, अच्छी वर्षा हो रही है। तो अब इससे क्या होगा भाई? बर्फ पिघलेगी, अच्छी वर्षा होगी, तो इसका परिणाम क्या निकल करके आएगा? इसका परिणाम निकल करके आएगा कि अब बर्फ के स्थान पर, धरातल पर क्या देखने को मिलेगा? घास के मैदान देखने को मिलेंगे, घास के मैदान देखने को मिलेंगे। नहीं, घास के मैदान के अलावा प्राकृतिक वनस्पतियों से युक्त कुछ प्राकृतिक वनस्पति देखने को मिलेगी। प्राकृतिक वनस्पति कैसी? जंगल के रूप में। बात आसानी से समझ में आ रही है? एक बार थंब अप करके मुझे बता दें तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। ये कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। मध्य पाषाण काल को समझने के लिए, जानने के लिए आज की क्लास में हम लोग पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आधारित क्लास कर रहे हैं, और इन कॉन्सेप्ट को अगर पकड़ लिया तो इसके तथ्यात्मक जो चीजें हैं ना, वो अपने आप से खींची चली आ जाएंगी, याद आसानी से होगा। नहीं तो लोग बस कोशिश में यही रहते हैं, कौन सा स्थल है, क्या मिला है, याद करते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन यह जो बैकबोन है ना, इसी पे ध्यान नहीं रहता है। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना है, तो इस बैकबोन को याद रखना, समझना बहुत जरूरी है। क्लियर होगी बात? उम्मीद करता हूं। घास के मैदान और प्राकृतिक वनस्पति पैदा हुई। अब यह पहले क्या था? जब हिमयुग था तो हिमयुग में समझें, जब मौसम खूब ठंडा होता है तो हम क्या करते हैं? हम खूब सारे कोट, सूट, नहीं जैकेट, स्वेटर आदि पहन लेते हैं, अपने शरीर को गर्म करते, मोटा करते, चमड़ी मोटी करते हैं। ठंडी में जब गर्मी आता है तो तुरंत अपना केंचुल उतार करके फेंक देते हैं हम लोग, अर्थात अपनी त्वचा को पतला कर देते हैं। यही काम करते हैं ना। तो समझिए कि जब हिमयुग चल रहा होगा, मौसम बहुत ठंडा रहा होगा, अर्थात मध्य पाषाण युग के ठीक पहले, 10,000 12,000 वर्ष पूर्व आज से उसके ठीक पहले, अर्थात पूरा पाषाण काल, पूरा का पूरा, चाहे निम्न हो, चाहे मध्य पूरा हो, चाहे उच्च पूरा हो, क्या स्थिति रही होगी? बर्फीली स्थिति रही होगी, ठंडा खूब। जब ठंडा खूब तो जीव कैसे रहे होंगे? जीव की खाल कैसी रही होगी? मोटी रही होगी ना भाई, जीव की खाल मोटी। एंड जीव की खाल जब मोटी है तो जीव का आकार कैसा होगा? बड़े होगा। अब समझ गए ये बात? इसमें तो कोई दो राय नहीं, आसान सी बातें हैं, स्पष्ट हो गई होगी बात। जब हिमयुग रहा होगा तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जीव जंतु होंगे नहीं, लेकिन जब हिमयुग समाप्त हुआ, बर्फ पिघली, अच्छी वर्षा होने लगी, घास के मैदान, जंगल, तो निश्चित रूप से अब मौसम में गर्माहट आ गई है। तो अब इसके स्वरूप में परिवर्तन होगा। अब जीव जंतु कैसे मिलेंगे? किस प्रकार के जीव जंतु का एग्जिस्टेंस होगा? तो अब जो एग्जिस्टेंस होगा जीव जंतुओं में, वह छोटे आकार के,
कैसे? छोटे आकार के जीव जंतु अब देखने को मिलेंगे। छोटे आकार के जीव जंतु, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये छोटे आकार के जीव जंतु भी दो प्रकार के। एक ऐसे जीव जंतु जो कि खाने के लिए घास का प्रयोग कर रहे हैं। एक जीव जंतु जो खाने के लिए घास का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात शाकाहारी प्रकार के, शाकाहारी प्रकार के। और एक दूसरे जो कि अभी सुधर नहीं पाए हैं पूरी तरह से, अभी पूरी तरह से सुधर नहीं पाए हैं, कुछ अभी इनके तत्व बने हुए हैं, कुछ ऐसे भी जीव जंतु रहे होंगे, अर्थात मांसाहारी। मांसाहारी कोई समस्या नहीं है, एक बार में बताएं। हां, तो जीव जंतु में भी अब कैटेगरी, क्यों? जलवायु में परिवर्तन, आर्द्र और शुष्क होने की वजह से, घास का मैदान, अच्छी बारिश, बड़े बड़े जीव जंतु अब समाप्त हो रहे हैं। छोटे जीव जंतु, छोटे जीव जंतु में एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अब खरगोश आ जाएगा, अब हिरण आ जाएगा, अब कुत्ता आएगा। समझ रहे हैं? इस प्रकार की। नहीं तो पहले क्या था? पहले बड़े बड़े आकार वाले, दैत्याकार वाले मैमथ, रेंडियर, इस प्रकार के बड़े आकार वाले। और अगर पहले चाहे तो डायनासोर का भी नाम सुना होगा आपने, नहीं? तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो जिस प्रकार का अब पृथ्वी पर वातावरण बना, पृथ्वी के अन्य हिस्सों में या भारत में जिस प्रकार का जलवायु, उस प्रकार का वातावरण, पर्यावरणीय दशा जिस प्रकार की बनी, उस प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति का अस्तित्व होगा। अब जब जीव जंतु के आकार छोटे हो रहे हैं, वह शाकाहार हो रहे हैं, मांसाहार हो रहे हैं। मनुष्य भी तो एक जीव है, पेड़ पौधों में भी तो जीव है। तो क्या मनुष्य के स्वरूप में, उसकी आदतों में परिवर्तन नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा। तो सिर्फ जीव जंतु ही क्यों, जब पर्यावरणीय दशा बदली तो निश्चित रूप से मानव की आदतें, मानव स्वभाव भी तो बदलेगा। मानव क्या कर रहा है अभी तक? मानव है मांसाहारी। अभी तक क्या था? मांसाहारी था, शिकार पर ही जीवन यापन, मांसाहारी था। लेकिन अब बर्फ की छटा बिखरी, बर्फ हुआ खत्म, घास, प्राकृतिक वनस्पति, तो मनुष्य अब कुछ मांसाहारी भी हो रहे हैं और कुछ शाकाहारी भी हो रहे हैं। शाकाहारी कहने का मतलब प्राकृतिक वनस्पति आधारित मानव। तो जीव जंतु भी दो स्वरूप के, मनुष्य भी दो स्वरूप के, इनके साक्ष्य मिले हुए हैं। अब समझिए कि जो यह जीव जंतु हैं, आकार में अब छोटे हो गए। पहले क्या था? पहले जीव की खाल मोटी और जीव का आकार बड़ा। तो क्या था? यहां पे बड़े पत्थर वाले औजार, बड़े पाषाण उपकरण, अर्थात पूरा पाषाण काल के दौरान। अब लेकिन आकार छोटा हो गया, आकार छोटा हो गया, जीव जंतुओं का आकार छोटा हुआ। तो अब पूरा पाषाण काल की तुलना किया जाए तो तुलनात्मक रूप से अब क्या स्थिति होगी? छोटा जीव है तो छोटे आकार के उपकरण चाहिए, छोटे आकार के उपकरण चाहिए, छोटे आकार अर्थात लघु आकार के उपकरण चाहिए। और लघु आकार के जो उपकरण हैं, लघु उपकरण
छोटे उपकरण, इंग्लिश में उनको कहा जाता है माइक्रोलीथ। क्या कहते हैं? माइक्रोलीथ। माइक्रो मतलब छोटा, माइक्रोलीथ। तो छोटे उपकरण की अब मनुष्य को आवश्यकता हुई। छोटा सा खरगोश है, इतना बड़ा पत्थर उठा करके थोड़ी मारेंगे। छोटा सा खरगोश है तो छोटी सी चीज चाहिए उसको मारने के लिए, काटने के लिए नहीं। तो पाषाण उपकरण में परिवर्तन आया। क्यों? क्योंकि मनुष्य की आवश्यकता अब बदल गई। मनुष्य की आवश्यकता क्यों बदल गई? जलवायविक परिवर्तन की वजह से जीव जंतु के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। प्राकृतिक वनस्पति दिख रही है, छोटे छोटे जीव जंतु देखने को मिल रहे हैं। क्लियर है बात? अब एक प्रश्न जो कि कभी भी पूछा जा सकता है, कभी भी पूछा जा सकता है, 4 विकल्प दे देगा और 4 विकल्प के अंतर्गत कृष्णा जी, बैच में मेरे भाई सारी चीजें जाती हैं, ठीक है? बैच में सारा कुछ जाता है। फिलहाल यहां पे एक समझ बनाने का प्रयास करें, ठीक है? और थोड़ा सा धैर्य से आप सारे लोग मेरी बातें सुने। काम की बातें लिखेंगे तो फिर मुझे वहां पे जाना पड़ेगा, ठीक है? कोई समस्या होगी तो फोन है ना, फोन पे बात कर लिया जाएगा आराम से, व्हाट्सएप है ही। तो छोटे उपकरण अब देखने को मिल रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसे स्थान तो होंगे जहां पर तुलना किया गया होगा और समझ में आएगा कि भाई पहले का जो समय काल था वहां पे बड़े बड़े उपकरण, और कुछ समय के बाद जो अगला लेयर देखने को मिल रहा है तो उसमें कुछ उपकरणों के स्वरूप में परिवर्तन, छोटे प्रकार के उपकरण। अर्थात अगर तुलना किया जाए तो एक स्थान जो कि परीक्षा में कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है, महाराष्ट्र में एक स्थान पाटने, महाराष्ट्र में एक स्थान पाटने। पाटने एक ऐसा स्थल है महाराष्ट्र का जहां से पाषाण काल का कालीन सभी स्तर प्राप्त हुए हैं, स्तर विन्यास देखने को मिलते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब मध्य पूरा पाषाण काल का भी लेयर मिल रहा है, उच्च पूरा पाषाण काल का भी, मध्य पाषाण काल का भी और नव पाषाण काल का भी लेयर प्राप्त हो रहा है। खुदाई हो रही है, अलग अलग लेयर से जुड़ा हुआ अलग अलग साजो सामान और पुरावशेष प्राप्त हो रहे हैं। एक लेयर मध्य पूरा पाषाण काल का जब दिखाई दिया, जो कुछ साक्ष्य मिले बड़े बड़े उपकरण, और थोड़ा सा गहराई में अगले लेयर में खुदाई तो कुछ उपकरणों के स्वरूप में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, और थोड़ा सा नीचे लेयर में गए, खुदाई हुई, जो कुछ साक्ष्य मिले तो यह देखने को मिला कि अगले ही लेयर में पाषाण उपकरण के स्वरूप में भारी परिवर्तन देखने को मिला। अर्थात पाटने एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान जहां पर अनुसंधान के तहत यह स्पष्ट हुआ, पाटने एक ऐसा स्थान जहां से पाषाण काल के लगभग सभी स्तर प्राप्त हुए हैं, जहां से यह जानकारी मिली कि यह वह स्थान है जो यह प्रमाणित करता है कि पहले कालखंड की तुलना में मध्य पाषाण काल में अचानक से उपकरणों के स्वरूप में परिवर्तन दिखना, उपकरणों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। तो पाटने का नाम निश्चित रूप से याद रखना है, एक ऐसा स्तर विन्यास जहां से तुलनात्मक जानकारी मिलती है कि उच्च पूरा पाषाण काल के साक्ष्य भी यहां से प्राप्त हुए हैं, मध्य पूरा पाषाण काल के भी साक्ष्य यहां से प्राप्त हुए हैं, उस समय काल में कैसे उपकरण थे, मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इस काल के उपकरण कैसे हैं। तो एक तुलना आसानी से इसी एक स्थान से किया जा सकता है और तमाम अच्छी किताबों में उदाहरण के तौर पे पाटने का उल्लेख किया गया है कि पाटने एक ऐसा
स्थान है जहां से तुलनात्मक यह जानकारी मिलती है कि अचानक से एक समय ऐसा आया कि पूर्व काल की तुलना में उपकरणों के निर्माण में, उपकरणों के स्वरूप में परिवर्तन हो गया। तो पाठने का नाम निश्चित रूप से याद रखना है। तुलनात्मक जानकारी मिली यहां से कि मध्य पाषाण काल के उपकरण जो थे, मध्य पाषाण काल के उपकरण जो थे, उनके स्वरूप में परिवर्तन, स्वरूप में परिवर्तन, और किस प्रकार के, माइक्रोलीथ प्रकार के, माइक्रोलीथ प्रकार के यह उपकरण देखने को मिले। एक बात, अब हम लोग माइक्रोलीथ या लघु उपकरण की बात कर रहे हैं, उपकरण छोटे हो गए, तो फिर प्रश्न बनता है कि भाई कितने छोटे हो गए। आप में से बहुत सारे लोग माइक्रोलीथ, छोटे उपकरण, ये सब खूब जानते होंगे, लेकिन यह नहीं जानते हो कितने छोटे। तो मध्य पाषाण काल के जो उपकरण हैं, लघु या जो छोटे उपकरण हैं, पाषाण उपकरण, उपकरण जिन्हें हम लोग माइक्रोलीथ कहते हैं, कितने छोटे हैं, तो याद रखना है इनकी लंबाई जो है, आकार, इनका आकार, लंबाई कितनी है, 1 से 5 सेंटीमीटर तक, इतने बड़े, 1 से 5 सेंटीमीटर तक इनकी लंबाई, इतने से इतने से इतने से लेकर के 5 सेंटीमीटर, मतलब इतना, इतने बड़े आकार के। समझ रहे होंगे उपकरण कितने, औजार कितने छोटे हो गए। क्लियर है बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उपकरण के आकार छोटे हो गए, ठीक है। प्रश्न बनता है कि इस काल के उपकरण जो थे, औजार जो थे, वह औजार या उपकरण, औजार या उपकरण किस प्रकार के पत्थर के बने होते थे। पत्थर भी जानना बहुत जरूरी है। आकार देख लिया, पत्थर पे बात करते हैं। तो मध्य पाषाण काल के जो पाषाण उपकरण थे, पूरा पाषाण काल में हमने देखा, पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि अधिकांशतः क्वार्टजाइट प्रकार के पत्थरों की प्रधानता देखने को मिली। पूरा पाषाण काल, पूरे की बात कर रहे हैं, निम्न, मध्य और उच्च, पूरा पाषाण में बांट नहीं रहे हैं। सीधे सीधे अगर एक प्रश्न बना कि पूरा पाषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयोगी पत्थर था, आपका उत्तर होगा क्वार्टजाइट, पूरा पाषाण काल। वैसे ही मध्य पाषाण काल की अगर बात किया जाए तो पत्थर तो बहुतेरे यूज किए जा रहे हैं। जैसे इस काल के पत्थरों की अगर बात किया जाए तो इस काल में क्वार्टजाइट प्रकार के पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है। इस काल में फ्लिंट प्रकार के, चकमक प्रकार के पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है। चर्ट पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है। एगेट या अगेट प्रकार के पत्थर का भी प्रयोग हो रहा है। जैस्पर प्रकार के पत्थर का भी प्रयोग किया जा रहा है। कैल्सीडेनी प्रकार के पत्थर का भी प्रयोग इस काल में किया जा रहा है पत्थर के उपकरण बनाने में। पत्थर के उपकरण बनाने में इस प्रकार के पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। लेकिन एक प्रश्न फिर बन सकता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जैसे पूरा पाषाण काल के संदर्भ में यदि प्रश्न बना कि सर्वाधिक उपयोगी पत्थर कौन था, तो आप कहेंगे क्वार्टजाइट। वैसे ही प्रश्न यह भी बन सकता है कि मध्य पाषाण काल में सबसे उपयोगी पत्थर कौन सा रहा, तो याद रखिए कि इस प्रकार के पत्थर प्रयोग में हो रहे हैं, लेकिन प्रधानता इन सब में सर्वाधिक जो यूज हो रहा है पत्थर उपकरण निर्माण में, वह कौन है, तो सर्वाधिक प्रधानता कैल्सीडेनी की देखने को मिलती है। याद रहेगा क्यों भाई, एक बार में अब याद रहेगा कि कैल्सीडेनी प्रकार के पत्थर के उपकरण अन्य पत्थरों की तुलना में ज्यादा प्राप्त हुए। उम्मीद करता हूं बात स्पष्ट होगी। अब तीसरी बात करते हैं।
उपकरण की बात हो रही है तो एक प्रश्न और निकल करके आता है कि इस काल के जो उपकरण हैं उन उपकरणों में कौन कौन से उपकरण देखने को मिलते हैं। तो याद रखना है हमें, इस काल के जो उपकरण हैं उनमें अर्धचंद्र प्रकार के उपकरण, बिल्कुल समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, एक बार में याद नहीं रहता है लेकिन आज के बाद कभी नहीं भूलेगा। अर्धचंद्र प्रकार के, अर्धचंद्राकार प्रकार के, इस आकार के अर्धचंद्र कैसा होगा? अर्धचंद्र, आधा चांद, अर्धचंद्र प्रकार के कितने बड़े? 1 से 5 सेंटीमीटर, समझ गए। इसके अलावा त्रिभुज, त्रिभुज ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार, इसके अलावा समलंब प्रकार के, समलंब प्रकार के, इसके अलावा हम कह सकते हैं समांतर चतुर्भुज प्रकार के, समांतर चतुर्भुज प्रकार के, चतुर्भुज प्रकार के, इस आकार के, इस निश्चित आकार के उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो पहले से कुछ उपकरण चले आ रहे हैं, आकार में परिवर्तन हो गया लेकिन उनकी कंटिन्यूटी बरकरार रही। जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ब्लेड जैसी आकृति वाले पत्थर का प्रयोग होता था, ब्यूरीन प्रकार के उपकरण का प्रयोग होता था, पॉइंट, बेधनी, तक्षणी प्रकार के, पॉइंट प्रकार के उपकरण का प्रयोग होता था, स्क्रैपर प्रकार के उपकरण का प्रयोग होता था। लेकिन अब साइज जो था वह साइज अब बड़ा नहीं रह गया था, अब इतना बड़ा सा हो गया था इन सब का, ठीक है। तो इस प्रकार के उपकरण, औजार इस काल में देखने को मिलते हैं। फिर एक प्रश्न बना कि यह जो उपकरण हैं इनके आकार बिल्कुल निश्चित है, आकार निश्चित है, आकार निश्चित है। जैसे समकोण कोई कह दे तो आकार बिल्कुल दिमाग में फिक्स है, समकोण का मतलब आकार बिल्कुल फिक्स है। त्रिभुज कहने का मतलब आकार बिल्कुल फिक्स है। समलंब कहने का मतलब आकार बिल्कुल फिक्स है। चतुर्भुज कहने का मतलब आकार बिल्कुल फिक्स है। जब आकार बिल्कुल फिक्स है तो आपको याद रखना है, जब आकार बिल्कुल फिक्स है मेरे भाई, तो आकार निश्चित है, तो आकार निश्चित वाले को क्या कहा जाता है? ज्यामितीय आकार के, ज्यामितीय प्रकार के। प्रश्न बनेगा कि ज्यामितीय आकार वाले पाषाण उपकरण किस समय काल में उपयोग में लाए जाते थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ज्यामितीय प्रकार वाले उपकरण मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम देखने को मिलते हैं। याद रहेगी बात। दूसरी बात, ये जो ब्लेड ब्यूरीन पॉइंट स्क्रैपर है, अब इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ ज्यामितीय प्रकार के ही पाषाण उपकरण इस काल में देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है। ढुलमुल आकार इनका भी चल रहा था और गैर ज्यामितीय, बिल्कुल फिक्स, निश्चित आकार नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर, लेफ्ट राइट, कटा छटा, गैर ज्यामितीय प्रकार, अर्थात मध्य पाषाण काल में उपकरण जो होते थे मेरे भाई, वह ज्यामितीय आकार के भी होते थे और गैर ज्यामितीय आकार के भी होते थे। क्लियर है बात? ये जो अर्धचंद्राकार है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है लूनेट कहा जाता है। समलंब को क्या कहा जाता है? समलंब को ट्रेपीज कहा जाता है। तो क्या पता इंग्लिश वर्जन भी पूछ ले, लूनेट, ट्रेपीज याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, एक बार बताएं थंब अप करके, बात बिल्कुल स्पष्ट है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। क्यों भाई? आगे बढ़ जाए।
निश्चित रूप से बहुत आसानी से बात स्पष्ट भी हो रही होगी। अब बात को थोड़ा सा आगे ले चलते हैं। अब यह जो अर्धचंद्राकार प्रकार का है उपकरण, समलंग, समांतर, चतुर्भुज, ब्लेड, ब्यूरेन, पॉइंट स्क्रैपर, ये सब जो हैं, एक बात और जो कि आपको जानकारी नहीं है, ये कितने हैं? छोटे छोटे हैं ना भाई, इतने इतने से इतने बड़े हैं, छोटे हैं 1 से 5 सेंटीमीटर। तो कई बार इन छोटे छोटे पाषाण उपकरण का प्रयोग सीधे सीधे खरगोश, हिरण काटने छिलने में कर दिया जाता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि पत्थर का एक लंबा सा डंडा बनाया, और आगे एक आकार दे दिया। किस रूप में? भाला का वो जो नोक होता है, भाला का तीर का नोक होता है। तो ये जो छोटे छोटे आकार वाले 1 से 5 सेंटीमीटर होते थे, वो अग्र की भूमिका में भी होते थे, अर्थात भाला का अग्र, भालाग्र रूप में। ये किस रूप में? तीराग्र के रूप में ये वाली स्थिति समझ में आ रही है? क्या है? त्रिभुजाकार हो गया ना भाई। ये छोटे छोटे चाकू, छुरी नहीं, छोटे छोटे हंसिया, इस रूप में इस काल के औजारों को देखा जाता है। समझ में आ गई होगी बात, उम्मीद करता हूं। आगे बात को ले चलते हैं। ये कुछ उपकरणों के संदर्भ में बात बताया। मुझे बताएं, कोई भी कंफ्यूजन हो तो क्या एक बार रिपीट कर दें या आगे बढ़ जाए? क्या कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तो एक बार 5 मिनट में रिपीट कर दे इन बातों को, या आगे बढ़ जाए? समझ में सारी बातें आ रही हैं? देख लेते हैं फटाक से, अच्छा होगा। आपको बताया कि ये जो मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल के अंतर्गत हम लोग को आधारभूत तथ्य के विषय में जानकारी होनी चाहिए। मध्य पाषाण काल के अंतर्गत जो प्रमुख स्थल है उनके विषय में जानकारी होनी चाहिए, क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। इसके साथ साथ मध्य पाषाण काल का सांस्कृतिक जीवन कैसा था, यह 3 प्रमुख बातें होती हैं। आधारभूत तथ्य, सांस्कृतिक जीवन, मानव का जीवन, जनजीवन कैसा था, कुछ विशेषताएं कैसी थी वो, और प्रमुख स्थल वहां से क्या प्राप्त हुआ है। ये 3 बातें हैं मध्य पाषाण काल या किसी भी समय काल के संदर्भ में। हमने आपको बताया कि कुछ नामों का प्रयोग किया जाता है, अनुपूरा पाषाण, महापूरा पाषाण, आद्य नवपाषाणिक, संक्रमण काल, 4 ये नाम बताए मध्य पाषाण काल के लिए। फिर इसके बाद आपको बताया कि इस काल में जलवायु में परिवर्तन हुआ, जलवायु में परिवर्तन होने की वजह से हिमयुग की समाप्ति हुई, वर्षा होने लगी, घास के मैदान पैदा हुए, नए प्रकार की वनस्पति देखने को मिली। न सिर्फ वानस्पतिक परिवर्तन हो रहा है, बल्कि हिमयुग की समाप्ति हुई, बड़े बड़े जीव का अंत हुआ और उनके स्थान पे छोटे छोटे जीव आ गए। जब छोटे छोटे जीव आ गए तो अब बड़े पत्थर की जरूरत नहीं है, बड़े पाषाण उपकरण की जरूरत नहीं है, अब छोटे छोटे पत्थर के उपकरण की जरूरत है। इन छोटे छोटे पत्थर को लघु या छोटे पाषाण उपकरण कहा जाता है, माइक्रोलीथ कहा जाता है इंग्लिश में। प्रश्न बनता है कितने छोटे? 1 से 5 सेंटीमीटर। फिर आपको बताया कि यह जो पाषाण उपकरण हैं, तो इन पाषाण उपकरण में कौन कौन से इस काल में पत्थरों का प्रयोग होता था? 5-6 प्रकार के पत्थर के नाम बताए, 6 प्रकार के पत्थर, और इसमें बताया कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा है? क्वार्टजाइट नहीं है बल्कि कैल्सीडेनी है। इसके अलावा आपको यह बताया कि इस काल के जो उपकरण होते थे क्या क्या नाम से जाने जाते हैं। तो 4-5 इधर नाम बताया, 4-5 इधर नाम बताया, और इनका विभाजन कर दिया ताकि आसानी से दिमाग में बात रह जाए।
ज्यामितीय गैर ज्यामितीय, तो ज्यामितीय आकार के भी और गैर ज्यामितीय आकार के भी, सिर्फ ज्यामितीय आकार के नहीं। बहुत सारे लोग यही रट्टा मार लेते हैं कि इस काल में ज्यामितीय आकार। अगर एक लाइन में प्रश्न पूछा तब तो ठीक है, बच गए, लेकिन अगर निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ज्यामितीय और गैर ज्यामितीय दोनों प्रकार के उपकरण पाए गए, एक लाइन में ऐसा लिखा हुआ है, तब तो फंस जाएगी बात। ठीक है, तो अच्छे बुरे हर प्रकार की स्थिति से सामना करने के लिए हमें ध्यान रखना है। ज्यामितीय गैर ज्यामितीय, अब ये जो उपकरण हैं 1 से 5 सेंटीमीटर के, किस रूप में इनका प्रयोग होता था? भालाग्र, तिराग, चाकू, छुरी, हंसिया आदि के रूप में इनका प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद क्या हुआ? अब प्रश्न यह बनता है कि मध्य पाषाण काल की जानकारी जो है हमें होती तो है वैसे 20वीं सदी में 1950 के बाद, कि यह मध्य पाषाण काल का है, पहले बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूं। 1950 के बाद हमें जानकारी मिलती है कि भारत में भी मध्य पाषाण काल रहा, लेकिन इस काल की कोई वस्तु हमें बहुत साल पहले ही मिल गई, 100 साल पहले ही मिल गई थी। कब? सबसे पहले 1867 में मिल गई थी। किसको मिल गई थी? C.L. कार्लाइल को मिल गई थी। नहीं, C.L. कार्लाइल को मिल गई थी। 100 साल बाद पता चलता है कि यह इस दौर का रहा, लेकिन साक्ष्य 100 साल पहले ही मिल गया। C.L. कार्लाइल को मिल गई 1867 में। प्रश्न बनता है कहां से मिल गया? अब ध्यान रखना है, सारे लोग जानते हैं विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र, लेकिन सिर्फ इतने से काम चल जाएगा क्या? उत्तर है नहीं। सर्वप्रथम जो जानकारी प्राप्त हो रही है इस काल से संबंधित 1867 में C.L. कार्लाइल को विंध्य क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र का मतलब क्या है? विंध्य क्षेत्र का मतलब है ये वाला रेंज, विंध्य क्षेत्र। लेकिन ये जो विंध्य क्षेत्र है, आमतौर पे जब विंध्य क्षेत्र हम लोग बोलते हैं तो हमारे दिमाग में बात आती है मध्य प्रदेश। आपके भी आती होगी, मेरे भी दिमाग में आती है यही बात। लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, इस विंध्य क्षेत्र का विस्तार जो है, विस्तार ये आगे कैमूर के रूप में भी है। इसी का विस्तार यह कैमूर के रूप में भी है, कैमूर के रूप में, विंध्य कैमूर के रूप में भी इसका विस्तार है। और यहीं पे बॉर्डर पे ही स्थान है मिर्जापुर। मिर्जापुर को विंध्य क्षेत्र कह ले, या मिर्जापुर को विंध्य क्षेत्र का कैमूर उप क्षेत्र कह ले, कैमूर क्षेत्र कह ले, बार एक ही है। विंध्य क्षेत्र या कैमूर क्षेत्र, कौन सा स्थान? मिर्जापुर। और मिर्जापुर के अंतर्गत कौन सा स्थान? कोई बताएगा मुझे कौन सा वह स्थान था? तो पहाड़ी है मोरहना पहाड़ी। कौन सी? मोरहना पहाड़ी। क्यों भाई? मोरहना पहाड़ी। और मोरहना पहाड़ी के अंतर्गत भी जो एग्जैक्ट गांव है, स्थान है, वह कौन सा है? मोरहना पहाड़ी के भी अंतर्गत एग्जैक्ट वह स्थान कौन सा है? कोई बताए मुझे। एग्जैक्ट वह स्थान कौन सा है? सोहागी घाट का नाम सुना हुआ है? सोहागी घाट का नाम निश्चित रूप से सुना होगा। ये मोरहना पहाड़, विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत मोरहना पहाड़, सोहागी घाट से 1867 में C.L. कार्लाइल को सर्वप्रथम इस काल का कोई उपकरण प्राप्त हुआ था। याद रहेगा, उम्मीद करता हूं। तो सिर्फ विंध्य क्षेत्र बोल देने से काम नहीं होगा। विंध्य क्षेत्र, कैमूर क्षेत्र, आपको बताया कि विंध्य क्षेत्र का ही विस्तार आगे कैमूर है।
ठीक है, इसके अंतर्गत मुरैना पहाड़ी, सुहागी घाट। अब सीएल कार्लाइल के विषय में हम लोग इतनी बातें जानते हैं, लेकिन अब थोड़ी सी कुछ और जानकारी आपको दूंगा सीएल कार्लाइल के विषय में। बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये सीएल कार्लाइल। सीएल कार्लाइल, प्रश्न बनेगा, बन सकता है, जैसे विलियम जोन्स को लेकर के प्रश्न बनता है, कनिंघम को लेकर के प्रश्न बनता है, रॉबर्ट ब्रूसफुट को लेकर के प्रश्न बनता है, वीएस वाकणकर को लेकर के, बीबी लाल को लेकर के, वैसे ही सीएल कार्लाइल भी कभी भी किसी बड़ी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सीएल कार्लाइल कहां के रहने वाले थे? इंग्लैंड के अंग्रेज थे। ये जो भारत आते हैं, भारत आए किस रूप में? एक शिक्षक बनकर के आए थे, एक टीचर बनकर के आए थे। किसके टीचर के रूप में इनको बुलाया गया था? तो एक शिक्षक बनकर के आए थे। विजयनगर का नाम तो सबको याद होगा ही, विजयनगर। 1867 के ठीक पहले की बात हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे विजयनगर तो ध्वस्त हो गया। भाई राजशाही तो खत्म हो गई, लेकिन बनारस के राजा तो आज भी हैं। छोटे से क्षेत्र में नाम चल रहा है, काशी के राजा काशी नरेश आज भी है। अन्य अन्य जगहों के भी अभी भी राजा होंगे नहीं? प्रतापगढ़ में भी रजवाड़ा है। तो विजयनगर की राजशाही खत्म हो गई, लेकिन नाम के अभी राजा हैं। अंग्रेजों का शासन चल रहा है, अंग्रेजों का शासन। और रजवाड़ों में जो राजकुमार हैं, अंग्रेजी पढ़ने, इंग्लैंड घूमने के लिए अंग्रेजी का होना जरूरी था। तो विजयनगर का तत्कालीन जो राजा था, विजयनगर के राजा के शिक्षक के रूप में यह भारत आते हैं। कुछ समय के बाद यह सीएल कार्लाइल साहब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आपको याद होगा स्थापना कब होती है? 1861 में होती है ना। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़ जाते हैं, से जुड़े किस रूप में जुड़े? तो कनिंघम के सहयोगी के रूप में जुड़ते हैं, कनिंघम के सहयोगी बनते हैं, कनिंघम के सहयोगी बने। सीएल कार्लाइल कनिंघम के सहयोगी हो गए और इन्होंने कुछ स्थानों का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण के अंतर्गत कुछ स्थानों से कुछ खोज किया। प्रश्न बनता है क्या खोजा और किन स्थानों का सर्वेक्षण किया? तो अपने पहले ही कार्य के अंतर्गत इनका जो पहला कार्य भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत सौंपा गया, जाइए आगरा का सर्वेक्षण करिए। इन्होंने कहा हो गया। फिर आदेश आया विभाग से, जाइए राजपूताना राजस्थान के किन्हीं क्षेत्रों का सर्वेक्षण करिए। इन्होंने कहा यह भी हो गया। इसी क्रम में एक बार इनको कार्य सौंपा गया, यह जाते हैं मुरैना पहाड़ी वाले क्षेत्र में और इनको कोई उपकरण प्राप्त होता है 1867 के आसपास। ठीक है, और महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ खोज किया। कौन कौन से वह प्रमुख खोज है वह भी देख लेते हैं। तो प्रथम उपकरण मध्य पाषाण काल का प्रथम उपकरण की खोज इन्होंने ही की। इसके अलावा ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम शैल चित्र की खोज की।
शैल चित्र की खोज की। बहुत महत्वपूर्ण लाइन बता रहे हैं। शैल चित्र की खोज, लोगों के दिमाग में आता है वीएस वाकणकर साहब, भीम बेटका कब खोजा? भाई एक बार सारे लोग उत्तर करें। वीएस वाकणकर के नेतृत्व में भीमबेटका या वहां के शैल आश्रय या वहां पे शैल चित्रों की जानकारी कब होती है, किस वर्ष होती है? 1960 का दशक चल रहा था, 1960 का दशक था वह। वीएस वाकणकर, भीमबेटका, और ये भाई साहब कब काम कर रहे हैं? 1867-70 के लगभग काम कर रहे हैं, 1867-70 के लगभग काम कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने मोराहाना पहाड़ी के अंतर्गत ही, इन्होंने मोराहाना पहाड़ी के अंतर्गत ही वो जो सुहागी घाट है वहीं सबसे पहले शैल आश्रय, शैल चित्रों की खोज किया हुआ था। याद रहेगी बात। भारत में भी हटाएं, पूरे विश्व में सबसे पहले सीएल कार्लाइल, इनके सहयोगी यहां पे थे जिनका नाम था काकबर्न और सीएल कार्लाइल, दोनों ने एक दूसरे का सहयोग करते हुए सीएल कार्लाइल के ही नेतृत्व में मोहराना पहाड़ी में ही सबसे पहले शैलाश्रय, पूरी दुनिया में सर्वप्रथम शैलाश्रय, शैल चित्र की जानकारी इन्होंने ही उपलब्ध कराई थी। याद रहेगी बात। आप में से अधिकांश लोगों के दिमाग में यह बात कभी आई ही नहीं होगी पहले। मैं सही कह रहा हूं ना भाई? लाइक करने वालों की संख्या बड़ी कम है, मजा नहीं आता है क्या भाई? क्यों? आनंद तो आ रहा होगा पर्याप्त, और पाषाण काल तो बहुत आसान महसूस हो रहा होगा। एक बार जब क्रमबद्ध तरीके से सारी बातें दिमाग में आती जाती हैं कहानी की तरह, सुन करके, देख करके, चीजें तो बहुत आसान हो जाती होंगी। और मैं दावे से कह सकता हूं कि आप सारे लोग निसंदेह पहले पाषाण काल को कितना कठिन मानते रहे होंगे। कैसे याद होगा, कैसे तैयार होगा, बड़ा ही कठिन है। लेकिन सही तरीका अपनाया जाए, चीजों को आसान किया जाए, चीजें वास्तव में आसान हो जाती हैं। फिर तो इनके द्वारा कुछ खोज की बात हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा जब हम लोग महापाषाण की बात करते हैं, तो महापाषाण की जब बात करते हैं तो दक्षिण भारत का नाम याद आता है। क्यों भाई? दक्षिण भारत का नाम याद आता है ना। लेकिन उत्तर भारत में भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से महापाषाण वाले कल्चर की जानकारी मिलती है, और उसकी खोज जब महापाषाण पढ़ेंगे इस टॉपिक के बाद, तब वहां पे दोबारा से बात करेंगे। आज से झलक सीएल कार्लाइल को लेकर के। उत्तर भारत में महापाषाण के विषय में जानकारी देने वाले पहले व्यक्ति यही थे, सीएल कार्लाइल। मुझे एक बात बताएं, अशोक के अभिलेख तो आपने खूब पढ़ा हुआ है ना, और तमाम सारे शिलालेखों के विषय में आपने पढ़ा होगा कि ये वाला लेख उन्होंने खोजा, ये वाला लेख उन्होंने खोजा। क्यों भाई? कभी पढ़ा है सीएल कार्लाइल ने भी अशोक का कोई लेख खोजा हुआ है? मैं बता रहा हूं, जिन्होंने पहले पढ़ा होगा भूल गया होगा, याद आ जाएगा उनको। बैराठ अभिलेख या लघु शिलालेख अशोक का, आपने नाम तो सुना ही होगा अशोक का। इसे खोजने वाले सीएल कार्लाइल साहब ही थे। अब निश्चित रूप से कभी नहीं भूलेगा। तो सीएल कार्लाइल
का व्यक्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है भारत में अनुसंधान को लेकर के, तमाम सारे खोज को लेकर के। और उम्मीद करता हूं निश्चित रूप से सीएल कार्लाइल को लेकर के अब कभी प्रश्न बनेगा तो आपके लिए आसान होगा। क्लियर है बात जी? बिल्कुल बिल्कुल भाई, आगे बढ़ें। ठीक है, ये जो मध्य पाषाण काल है ना, यह वह समय काल है जब पत्थर के उपकरण बनाए जा रहे हैं, इवन हड्डी के भी उपकरण प्राप्त हो रहे हैं। अभी आगे आएगा तो मैं बताऊंगा। इसमें एक बात और भी है, पहली बार भारत में मिसाइल टेक्निक की शुरुआत इसी समय काल में देखने को मिलती है। मिसाइल का मतलब होता है प्रक्षेपास्त्र, किसी चीज को दूर फेंकना, इसको कहते हैं मिसाइल या प्रक्षेपास्त्र। जैसे आपने सैटेलाइट का नाम सुना होगा, यहां पे उस ग्रह पे सैटेलाइट छोड़ा जा रहा है, नहीं, सैटेलाइट एक उपकरण होता है, उसे छोड़ने वाला, वहां तक पहुंचाने वाला कौन होता है? रॉकेट होता है ना भाई, मिसाइल। तो भारत में जिस रूप में हम लोग वर्तमान मिसाइल जानते हैं वो वाला नहीं, लेकिन शुरुआत मिसाइल तकनीक की, प्रक्षेपास्त्र तकनीक की जो शुरुआत होती है, एक और चीज, प्रक्षेपास्त्र तकनीक की जो शुरुआत होती है वह सर्वप्रथम इसी समय काल में देखने को मिलता है। किस रूप में? पहली बार किसी चीज को दूर फेंका जा रहा है, कैसे? तीर धनुष का प्रयोग करके। इस काल में शिकार पर ही जिएंगे, शिकार करने के लिए पत्थर के उपकरण के साथ ही प्रक्षेपास्त्र तकनीक का भी प्रयोग किया जा रहा है। उन्हीं उपकरणों के माध्यम से तीर धनुष भी बना करके शिकार का कार्य किया जा रहा है। तो एक विविधता इस समय काल में देखने को मिलती है। तो ये कुछ आधारभूत बातें रही। अब बात थोड़ी सी इस काल के सांस्कृतिक जीवन की करते हैं। सांस्कृतिक जीवन, हालांकि लंबा समय लग जाएगा सांस्कृतिक जीवन पे भी बात करने में, थोड़ी सी एक झलक दे लेते हैं, थोड़ी सी एक झलक, और कल विधिवत रूप से क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे सांस्कृतिक जीवन या इस काल की विशेषता। अगर आपसे पूछा गया कि मध्य पाषाण कालीन जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वह कैसे प्राप्त होती है? सोचिए, मध्य पाषाण काल की कल्चर कैसी रही, सभ्यता कैसी रही, संस्कृति कैसी रही, मानव का जीवन कैसा रहा होगा, कुछ हमें मिला होगा, उसी के आधार पर ही तो हम समझ पाए होंगे, अनुमान लगा पाए होंगे क्या चीज रही। तो या तो हमें स्रोत क्या है, इस काल के सांस्कृतिक जीवन की जानकारी के स्रोत क्या हैं, या तो हमें पुरावशेष मिल रहे हैं, पुरावशेष मिल रहे हैं किस रूप में? तो ये पाषाण उपकरण के रूप में, या अस्थि उपकरण के रूप में, या शैलाश्रय के अंतर्गत जो चित्र हैं, शैल चित्र, उनसे। यही है ना स्रोत हमारे पास। क्यों भाई? यही वो साक्ष्य हैं जिनके आधार पर
इस काल का मानव जीवन कैसा रहा होगा, उसकी हमें जानकारी मिलती है। और इन सब में यह वाला जो है वह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यह वाला सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब पत्थर उपकरण मिल गया तो गुणा भाग करने में, जोड़ घटाना करने में, ये होगा कि वो होगा, इस काल का है कि उस काल का है, थोड़ी सी कुछ ना कुछ समस्या। अस्थि का उपकरण मिल गया, अब गधे का है कि घोड़े का है, कंफ्यूजन। हिरण का है कि बारहसिंगा का है, थोड़ी सी कंफ्यूजन। बड़का हिरण का है कि छोटका बारहसिंगा का है, कंफ्यूजन। नहीं, बड़ी वाली बिल्ली का है कि छोटकी बिल्ली का है, कंफ्यूजन। नहीं, लेकिन यह जो प्राप्त हुआ तो यहां तो चित्र बना हुआ है। आज चित्र लगा नहीं पाया, ध्यान से उतर गया था। कल वाली क्लास में आपको बकायदे भीम बेटका वाला चित्र दिखलाऊंगा और आप कहेंगे वाह क्या मानव था। भाई शेखर पांडे की तो कला बहुत ही पुअर है। मैं कभी इस आधुनिक काल में भी वैसे चित्र नहीं बना पाऊंगा जो उस दुरूह परिस्थिति में उस काल का असभ्य मानव बना करके छोड़ दिया था। अब आप लोगों की स्थिति क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं थोड़ा ही पुअर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये जो शैलाशय से चित्र प्राप्त हुए हैं ना, शैल चित्र, ये इस काल के सांस्कृतिक जीवन की खूब अच्छी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। अब शैलाश्रय जहां से प्राप्त हो रहा होगा तो आपको यह भी पता है कि शैलाश्रय चित्र की शुरुआत भले ही उच्च पूरा पाषाण काल में हुआ, लेकिन सर्वाधिक चित्र तो मध्य पाषाण काल में ही बनाए गए ना। सर्वाधिक चित्र मध्य पाषाण काल के ही हैं। मुरहना पहाड़, भीम बेटका, नहीं, मुरहना पहाड़ आदि ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जहां से शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। बहुत सारे हैं, देखेंगे हम लोग। लेकिन यहां से जो शैल आश्रय चित्र प्राप्त हुए हैं, गुफाओं से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, वह तो हमें जानकारी दे रहा होगा ना कि उस समय का मानव किस प्रकार का जीवन जी रहा होगा, कैसा, अब जैसा चल रहा होगा। जैसे सिनेमा समाज का, तत्कालीन समाज का आईना होता है, वैसे ही चल भले ही ना हो लेकिन चित्र तो है। चल में क्या होता है, चित्र लगातार चलता रहता है, 3 घंटे की फिल्म बन जाती है, और चित्र में सिर्फ सिंगल चित्र। तकनीकी विस्तार हो गया तो 2-3 चित्रों को एक साथ, कैनवास किस प्रकार का है उस पर डिपेंड। तो शैलाश्रय चित्रों से इस काल के सांस्कृतिक जीवन की खूब अच्छी जानकारी हमें प्राप्त होती है। क्यों भाई? ठीक है। अब ये जो चित्र हैं, देख लिया विजय जी, आपकी बात देख लिया। ये जो चित्र हैं, शैलाश्रयों, गुफाओं में जो चित्र बने हैं, अब इन चित्रों की बात किया जाए तो ये जो चित्र हैं, इन चित्रों में किस प्रकार के चित्र हैं? इन चित्रों में पत्थर के या हड्डी के उपकरण होंगे। चित्रों में क्या क्या चित्र में है? उपकरण होंगे, मानव होगा, पशु होगा, वनस्पति हो सकता है, लेकिन वनस्पति की गुंजाइश अभी कम है। यही होगा चित्र में बना हुआ। और रंग होगा, कलर होगा, कौन से रंग का बना हुआ है।
अब ये जो पत्थर के उपकरण हैं, उनसे भी समझ में आ सकता है कि किस आकार प्रकार के पत्थर उपयोग किए जा रहे हैं। मानव प्रयोग कर रहा है, किस लिए प्रयोग कर रहा है? मानो अगर भाला टाइप की कोई चीज उठाए हुए है, कोई छोटा सा हाथ में पकड़ा हुआ है उपकरण, और सामने एक हिरण बना हुआ है, और दो चार लोग अगल बगल हैं, किसी पशु के ऊपर कोई एक सवार है, दो चार लोग अगल बगल हैं, हाथ में भाला टाइप की कोई चीज उठाए हुए या कोई भी उपकरण, और सामने एक हिरण है, ऐसा बनाया गया जैसे लग रहा है आगे भाग रहा हो। तो समझ में तो इतना आ गया, शिकार, समुदाय में शिकार किसका? हिरण का। और अगर एक चित्र उसी कैनवास पर कोई उपकरण पेट में घुसा हुआ हो हिरण के या जो भी कोई जानवर, समझ में आ गया शिकार का काम कंप्लीट। मतलब यह अनुमान लगा कि मनुष्य अभी भी शिकार पर ही अपना जीवन यापन कर रहा है, और शिकार पर जीवन यापन करने का मतलब अभी भी वह उत्पादक नहीं है, वह अभी भी संग्राहक की स्थिति में है। अर्थात इन चित्रों से ही, गुफा चित्रों से ही यह स्पष्ट होता है कि इस काल का मानव भी शिकार पर ही अपना जीवन यापन करता था। इस काल का सांस्कृतिक जीवन आखेटक आधारित ही था, आखेट आधारित ही था, संग्राहक प्रकार का ही था। इसमें तो किसी को दो राय नहीं होगा। आज इतने पे रोक लेते हैं, ठीक है? यहां से कल अगली क्लास में हम लोग बात को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? एक बार जोरदार तरीके से लाइक जरूर होना चाहिए आपकी ओर से, आपके कमेंट निश्चित रूप से होने चाहिए। मैं अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहा हूं कि बहुत अच्छी एक समझ बन जाए, और जब तथ्यों पे हम लोग बात करेंगे ना, तो तथ्य बहुत आसानी से, अभी इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, समय कम है, तो कल इन बातों को आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत रुचिकर अभी बातें, जानकारी आपको देखने को मिलेंगी। तो आपकी ओर से लाइक कमेंट निश्चित रूप से प्रेषित होने चाहिए। मिलते हैं कल फिर, धन्यवाद।